नमस्कार। आज हम भारतीय इतिहास के एक ऐसे दौर की गहराई में उतर रहे हैं जिसने आज़ादी की लड़ाई की दिशा ही बदल दी। गांधीवादी चरण। चलिए शुरू करते हैं गांधी जी के भारत आगमन और उनके शुरुआती कदमों से। स्रोत बताते हैं कि वो 1915 में वापस आए और गोपाल कृष्ण गोखले से काफी प्रभावित थे। हाँ, और ये प्रभाव इतना गहरा था कि गांधी जी ने गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना। और दिलचस्प बात यह है कि गोखले की ही सलाह थी कि गांधी जी मतलब फौरन राजनीति में ना कूदें। अच्छा। हाँ। एक साल भारत घूमें, देश को समझें, यहाँ की नब्ज को पहचानें। उस समय जैसा आपने कहा, पहला विश्व युद्ध भी चल रहा था और ब्रिटिश सरकार भारतीयों से मदद तो चाह रही थी युद्ध में। हाँ। बदले में स्वशासन का एक धुंधला सा वादा कर रही थी। और इसी शुरुआती दौर में गांधी जी को सरकार का कुछ हद तक कह सकते हैं सहयोगी भी माना गया, जिसके लिए उन्हें केसरे हिंद सम्मान भी मिला था। अच्छा, तो ये सम्मान मिला था उन्हें? हाँ, ये दिखाता है कि वो शायद उस वक्त स्थितियों को देख रहे थे, समझ रहे थे। तो ये केसरे हिंद सम्मान एक तरह से उनके उस शुरुआती रवैये का प्रतीक था, लेकिन फिर चीजें तेजी से बदलीं। 1917 में बिहार के चंपारण का मामला सामने आता है। ये भारत में गांधी जी का पहला बड़ा सत्याग्रह माना जाता है। वहां तिनकठिया पद्धति की समस्या थी, है ना? बिल्कुल। तिनकठिया यानी किसानों को अपनी जमीन के 3/20 हिस्से पर नील की खेती करनी ही पड़ती थी। ये यूरोपीय बागान मालिकों के लिए तो बड़ा फायदेमंद था और किसानों के लिए जबरदस्ती थी और घाटे का सौदा बन गई थी। और यहाँ एक अहम कड़ी है, राजकुमार शुक्ल, एक स्थानीय किसान नेता थे वो। राजकुमार शुक्ल। हाँ, उन्होंने लखनऊ में गांधी जी से मिलकर उन्हें चंपारण आने का न्योता दिया कि आप आइए और किसानों की हालत खुद देखिए। इससे पता चलता है कि गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका वाली जो सफलता थी, उसकी खबरें पहुंच चुकी थी। हाँ, वो खबरें भारत पहुंच चुकी थी और लोगों में एक उम्मीद जगा रही थी। और जब गांधी जी चंपारण पहुंचे तो प्रशासन ने उन्हें फौरन जिला छोड़ने का आदेश दे दिया, लेकिन उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। ये अपने आप में एक बड़ी घटना थी, है ना? ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण मोड़ था। ये भारत में गांधी जी का सविनय अवज्ञा, मतलब विनम्रता से पर मजबूती से अन्यायपूर्ण कानून को ना मानना, इसका पहला सार्वजनिक प्रदर्शन था। अच्छा। ये सिर्फ एक इनकार नहीं था, ये एक नई राजनीतिक शैली का आगाज था एक तरह से। उनके इस अहिंसक प्रतिरोध के सामने प्रशासन को झुकना पड़ा। आखिरकार सरकार को एक जांच समिति बनानी पड़ी और उसमें गांधी जी को भी शामिल करना पड़ा। और इस समिति का नतीजा क्या निकला? स्रोत बताते हैं कि बागान मालिक अवैध वसूली का 25% हिस्सा लौटाने पर राजी हो गए। ये किसानों के लिए तो एक बड़ी राहत रही होगी। बहुत बड़ी राहत थी। और इस संघर्ष में उनके साथ राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, नरहरि पारीख, जेबी कृपलानी जैसे बड़े नेता भी जुड़े। हाँ, ये नाम आते हैं। हाँ, ये एक ठोस जीत थी। और इसी चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी के नेतृत्व, उनके नैतिक बल से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें महात्मा कहा। अच्छा, यहीं पर उन्हें महात्मा की उपाधि मिली। हाँ, तो चंपारण सिर्फ नील किसानों की समस्या का समाधान नहीं था, उसने गांधी जी को राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित कर दिया जो नतीजा दे सकता था, वो भी अपने खास अहिंसक तरीके से। चंपारण के अनुभव के बाद 1918 में गांधी जी अहमदाबाद पहुंचे। यहाँ मामला कपड़ा मिल मालिकों और मजदूरों के बीच था, प्लेग बोनस को लेकर। युद्ध के कारण महंगाई बढ़ गई थी और बोनस बंद होने से मजदूर नाराज थे। और दिलचस्प बात यह है कि यहाँ संघर्ष ब्रिटिश सरकार से नहीं था, अच्छा। बल्कि भारतीय मिल मालिकों से था। गांधी जी ने मामले को समझा और पाया कि मजदूरों की 35% वेतन वृद्धि की मांग जायज है, तो उन्होंने मजदूरों को शांतिपूर्ण हड़ताल की सलाह दी। लेकिन जब हड़ताल लंबी खिंची और मजदूरों का हौसला मतलब टूटने लगा, तब गांधी जी ने वो किया जिसके लिए वो जाने जाते। उन्होंने खुद भूख हड़ताल शुरू कर दी। ये भारत में उनकी पहली भूख हड़ताल थी, सही कहा? बिल्कुल। ये एक असाधारण कदम था उस समय। इसने मिल मालिकों पर जबरदस्त नैतिक दबाव बनाया। सोचिए, एक नेता मजदूरों की मांग के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहा है। इसमें अनसुयाबेन साराभाई का जिक्र भी जरूरी है। वो खुद एक बड़े मिल मालिक अंबालाल साराभाई की बहन थी, लेकिन उन्होंने मजदूरों का साथ दिया। आखिरकार मिल मालिक 35% वृद्धि देने पर सहमत हुए। तो चंपारण में सविनय अवज्ञा, अहमदाबाद में भूख हड़ताल, ये गांधी जी की प्रयोगशाला जैसे थे, जहां वो सत्याग्रह के अलग अलग उपकरणों का मतलब परीक्षण कर रहे थे। एकदम सही कहा। और इसी सिलसिले में 1918 में ही गुजरात के खेड़ा जिले का संघर्ष आता है। वहां फसल बर्बाद हो गई थी,
अकाल जैसी स्थिति थी और किसान लगान देने की हालत में नहीं थे। और राजस्व संहिता का नियम भी कहता था कि अगर उपज सामान्य से 1/4 कम हो तो लगान माफ होना चाहिए। पर सरकार मानने को तैयार नहीं थी। तब गांधी जी ने किसानों से लगान न देने को कहा। यहाँ वल्लभ भाई पटेल भी एक प्रमुख नेता के तौर पर उभरे, है ना? हाँ बिल्कुल, सरदार पटेल का उदय यहीं से होता है, एक बड़े नेता के रूप में। इस आंदोलन को अक्सर गांधी जी का पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह क्यों कहा जाता है? देखिए, चंपारण नील किसानों की खास समस्या थी, अहमदाबाद औद्योगिक मजदूरों की, खेड़ा का मुद्दा ज्यादा व्यापक था। ये सीधे सीधे किसानों के एक बड़े वर्ग के आर्थिक संकट से जुड़ा था। अच्छा। तो ये व्यापक किसान समुदाय का पहला बड़ा संगठित प्रतिरोध था गांधी जी के नेतृत्व में। अंत में सरकार सीधे तौर पर तो नहीं झुकी, लेकिन एक गोपनीय आदेश जारी किया कि लगान सिर्फ उन्हीं से वसूला जाए जो दे सकते हैं। ये भी किसानों और गांधी जी के लिए एक नैतिक जीत थी। इन शुरुआती क्षेत्रीय सफलताओं ने निश्चित रूप से गांधी जी का कद बढ़ाया होगा, लेकिन फिर राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा टकराव हुआ, 1919 का राउलेट एक्ट। युद्ध खत्म होने के बाद सरकार को क्रांतिकारी गतिविधियों का डर सता रहा था। हाँ, सरकार किसी भी तरह के विरोध को कुचलना चाहती थी। युद्ध के दौरान जो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट था, उसकी जगह वो कोई स्थायी कानून लाना चाहते थे। सर सिडनी रॉलेट की कमेटी की सिफारिशों पर बना ये कानून इसीलिए लाया गया। और इसे काला कानून कहा गया। हाँ, काला कानून कहा गया, क्योंकि ये बिना मुकदमा चलाए सिर्फ शक के आधार पर किसी को भी 2 साल तक जेल में डालने का अधिकार देता था। सोचिए, युद्ध में सहयोग के बदले स्वशासन की उम्मीद लगाए बैठे भारतीयों के लिए ये कितना बड़ा धोखा था। इसे बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा जाना बिल्कुल सही था। इसने तो जाहिर तौर पे जबरदस्त गुस्सा पैदा किया होगा। गांधी जी ने इसके खिलाफ क्या कदम उठाया? गांधी जी ने इसे राष्ट्रीय अपमान माना और पहली बार एक अखिल भारतीय स्तर के सत्याग्रह का आह्वान किया। 6 अप्रैल 1919 को देश भर में हड़ताल, उपवास और विरोध सभाओं का दिन तय किया गया। ये गांधी जी का स्थानीय मुद्दों से निकलकर राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आने का एक निर्णायक कदम था। और पंजाब में इसका असर सबसे ज्यादा देखने को मिला, जहां डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल जैसे लोकप्रिय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। बिल्कुल, और इन्हीं गिरफ्तारियों के विरोध में अमृतसर में माहौल बहुत गरमाया हुआ था। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। जलियांवाला बाग में हजारों लोग जमा थे। इनमें से कई तो आसपास के गांवों से बैसाखी मनाने आए थे। अच्छा, उन्हें पता भी नहीं था शायद शहर के हालात का। हाँ, शहर में मार्शल लॉ लगा था, पर बहुतों को इसकी जानकारी नहीं थी। वो एक शांतिपूर्ण सभा के लिए जमा हुए थे। महिलाएं थीं, बच्चे थे, बूढ़े थे, सब थे। और तभी जनरल डायर वहां पहुंच गया। ये सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसने बिना किसी चेतावनी के गोली चलाने का आदेश दे दिया। और बाग से निकलने का रास्ता भी कहते हैं बहुत संकरा था, वो भी बंद कर दिया गया था। हाँ, निकलने का मुख्य रास्ता बंद करके उसने सैनिकों को पोजीशन लेने को कहा और फिर गोली चलाने का हुक्म दे दिया। 10 मिनट तक लगातार गोलियां चलती रहीं। सरकारी आंकड़े मरने वालों की संख्या बहुत कम बताते हैं, शायद 379। लेकिन असल में तो हजारों लोग मारे गए थे। असल में हजारों लोग मारे गए और घायल हुए। ये ब्रिटिश राज का सबसे क्रूर, सबसे भयावह चेहरा था। इसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। हाँ, उन्होंने सर की उपाधि लौटा दी थी। और शंकरन नायर ने वॉयसरॉय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया। स्रोत में एक दिलचस्प बात यह भी है कि उधम सिंह ने 1940 में लंदन में जनरल डायर को नहीं, बल्कि माइकल ओडायर को मारा था। माइकल ओडायर उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था और उसने डायर की कार्रवाई का समर्थन किया था। ये फर्क अक्सर लोगों को पता नहीं होता। ये सही जानकारी है, अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जनरल डायर तो बीमारी से मर गया था पहले ही। उधम सिंह ने माइकल ओडायर को मारा था। खैर, हत्याकांड के बाद सरकार ने लीपापोती के लिए लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बनाई, जिसे हंटर कमेटी कहते हैं। हाँ, डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमेटी, जिसे हंटर कमेटी कहा गया। इसमें 3 भारतीय सदस्य भी थे, सर चमनलाल शीतलवाड़, पंडित जगत नारायण और सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद खान। लेकिन इस कमेटी ने क्या किया? रिपोर्ट में डायर के काम को सिर्फ निर्णय की भारी भूल बताया गया। कोई सजा नहीं। कोई सजा नहीं, बस पद से हटा दिया गया। उसे तो ब्रिटेन में कुछ लोग हीरो की तरह देख रहे थे। इस रिपोर्ट ने तो जले पर नमक छिड़कने का काम किया। कांग्रेस ने भी अपनी अलग जांच समिति बनाई थी, मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में, जिसमें गांधी जी भी थे। उसने कड़ी निंदा की। तो जलियांवाला बाग और फिर हंटर कमेटी की रिपोर्ट ने ब्रिटिश न्याय में जो थोड़ा बहुत विश्वास बचा था, उसे भी खत्म कर दिया। और इसी निराशा और गुस्से के माहौल ने अगले बड़े आंदोलनों, खिलाफत और असहयोग की जमीन तैयार की।
खिलाफत आंदोलन का मुद्दा तो अंतर्राष्ट्रीय था, तुर्की के खलीफा से जुड़ा हुआ। हाँ, पहले विश्व युद्ध में तुर्की जर्मनी के साथ था और हार गया था। तो ब्रिटेन और उसके सहयोगी देशों ने तुर्की साम्राज्य को खत्म कर दिया और वहां के सुल्तान, जिन्हें दुनिया भर के सुन्नी मुसलमान अपना खलीफा यानी धार्मिक प्रमुख मानते थे, उनकी शक्तियों को बहुत कम कर दिया। सेवरस की संधि बहुत कठोर थी। इससे भारत के मुसलमान बहुत नाराज हुए। बिल्कुल, उनके लिए ये उनके धर्म और उनके खलीफा का अपमान था। तो अली बंधुओं मोहम्मद अली और शौकत अली के साथ मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खान, हसरत मोहाली जैसे नेताओं ने खिलाफत कमेटी बनाई आवाज उठाने के लिए। नवंबर 1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन हुआ और यहाँ दिलचस्प मोड़ आता है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता गांधी जी ने की। एक हिंदू नेता ने इस्लामी खलीफा के समर्थन में हो रहे सम्मेलन की अध्यक्षता की। गांधी जी ने इसमें क्या अवसर देखा? गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने का एक सुनहरा मौका माना। उन्हें लगा कि अगर हिंदू मुसलमानों के इस अहम धार्मिक मुद्दे का समर्थन करते हैं तो दोनों समुदाय मिलकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक बड़ा मजबूत मोर्चा बना सकते हैं। अच्छा। उन्होंने खिलाफत के सवाल को जलियांवाला बाग के अन्याय और स्वराज की मांग के साथ जोड़ दिया। एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश थी ये एक बड़ा रणनीतिक कदम था। तो क्या इसी पृष्ठभूमि में असहयोग आंदोलन का विचार आया? हाँ, जून 1920 में इलाहाबाद में खिलाफत कमेटी और कांग्रेस नेताओं की एक बैठक हुई। उसमें तय किया गया कि अगर सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानी खिलाफत और पंजाब के मसले पर, तो वो सरकार के साथ असहयोग करेंगे। और सरकार ने नहीं मानी? नहीं, सरकार का रवैया टस से मस नहीं हुआ। तो 1 अगस्त 1920 को, जिस दिन तिलक जी की मृत्यु भी हुई, उसी दिन औपचारिक तौर पर असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया गया। इसे खिलाफत आंदोलन के साथ ही चलाया गया। और कांग्रेस ने इसे कब और कैसे अपनाया? क्योंकि कांग्रेस में तो शायद शुरुआत में कुछ हिचक थी। हाँ, कुछ हिचक थी, खासकर परिषदों के बहिष्कार जैसे मुद्दों पर। लेकिन गांधी जी ने बहुत जोर दिया। कांग्रेस ने पहले सितंबर 1920 में कलकत्ता में एक विशेष अधिवेशन बुलाया। वहां गांधी जी ने असहयोग का प्रस्ताव रखा। CR दास जैसे कुछ नेताओं ने विरोध किया, लेकिन आखिरकार प्रस्ताव पास हो गया। अच्छा। फिर दिसंबर 1920 में नागपुर के वार्षिक अधिवेशन में इस पर पक्की मोहर लगा दी गई। बल्कि नागपुर में तो CR दास ने ही प्रस्ताव पेश किया। यहाँ कांग्रेस के संगठन में भी बदलाव किए गए ताकि वो एक जन आधारित पार्टी बन सकें और आंदोलन के लक्ष्य स्पष्ट किए गए: पंजाब और खिलाफत की गलतियों का निवारण और स्वराज की प्राप्ति। इस असहयोग आंदोलन का स्वरूप क्या था? स्रोत बताते हैं कि इसके 2 पहलू थे, एक रचनात्मक और दूसरा नकारात्मक या बहिष्कार का। सही। रचनात्मक पहलू बहुत महत्वपूर्ण था। इसमें शामिल था सरकारी स्कूलों, कॉलेजों के बहिष्कार के बाद छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना, जैसे काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ। हाँ बिल्कुल। आपसी झगड़े निपटाने के लिए पंचायतों का गठन करना, स्वदेशी को अपनाना, खासकर हाथ से कते बुने खादी के कपड़ों को लोकप्रिय बनाना, चरखा चलाना, हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर देना और छुआछूत मिटाने का प्रयास करना। ये सिर्फ विरोध नहीं था, ये एक तरह से आत्मनिर्भर भारत की नींव रखने जैसा था। और नकारात्मक पहलू यानी बहिष्कार किस किस चीज का था? इसमें सरकारी उपाधियां और अवैतनिक पद लौटाना शामिल था। सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों, कॉलेजों का बहिष्कार, सरकारी अदालतों का बहिष्कार। कई बड़े वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी, जैसे मोतीलाल नेहरू, CR दास। अच्छा, विधान परिषदों के चुनावों का बहिष्कार और सबसे महत्वपूर्ण विदेशी वस्तुओं, खासकर कपड़ों का बहिष्कार। विदेशी कपड़ों की होली जलाना इस आंदोलन का एक बहुत लोकप्रिय और प्रभावी तरीका बन गया। इस बहिष्कार का असर हुआ होगा काफी? बहुत असर हुआ। विदेशी कपड़ों का आयात आधा रह गया था। कई बड़े नेताओं ने अपनी वकालत छोड़ दी। हजारों छात्रों ने पढ़ाई छोड़ दी। सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता इसी दौरान कलकत्ता नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल बने थे। आंदोलन तो जोर पकड़ रहा था। मार्च 1921 के विजयवाड़ा अधिवेशन में तिलक स्वराज फंड के लिए 1 करोड़ रुपए जमा करने, 1 करोड़ सदस्य बनाने और 20 लाख चरखे चलाने जैसे बड़े लक्ष्य रखे गए। क्या ये पूरे हुए? काफी हद तक। फंड में लक्ष्य से ज्यादा पैसा आया, सदस्य भी लाखों में बने, चरखे भी चले। ये दिखाता है कि आंदोलन कितनी तेजी से फैल रहा था और लोगों में कितना जोश था। ऐसा लग रहा था कि स्वराज बस 1 साल में मिलने ही वाला है। लेकिन फिर आई 5 फरवरी 1922 की चौरी चौरा की घटना। हाँ, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नाम की जगह पर वहां एक शांतिपूर्ण जुलूस निकल रहा था महंगाई और शराब बिक्री के विरोध में।
पुलिस ने जुलूस पर गोली चला दी, जिसमें कुछ लोग मारे गए। अच्छा, पहले पुलिस ने गोली चलाई। हाँ, जवाब में गुस्साई भीड़ ने पुलिस थाने पर हमला किया और उसमें आग लगा दी। इस घटना में 22 पुलिसकर्मी जलकर मारे गए। यह हिंसा की एक बड़ी और दुखद घटना थी। और गांधी जी की प्रतिक्रिया? उन्होंने आंदोलन रोक दिया? गांधी जी इस हिंसा से बेहद दुखी हुए, स्तब्ध थे वो। उनका मानना था कि आंदोलन अपने अहिंसक रास्ते से भटक गया है। उन्हें लगा कि भारतीय जनता अभी बड़े पैमाने पर अहिंसक सत्याग्रह के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। उन्हें यह भी डर था कि अगर हिंसा फैली तो सरकार को बर्बर दमन का बहाना मिल जाएगा और सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए उन्होंने 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाकर आंदोलन को अचानक वापस लेने का फैसला कर लिया। इस फैसले का स्वागत हुआ या विरोध? क्योंकि आंदोलन तो चरम पर था, कहते हैं। जबरदस्त विरोध हुआ। मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू जैसे कई बड़े नेता गांधी जी के इस फैसले से बिल्कुल सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि जब आंदोलन अपने चरम पर था और लोगों का जोश आसमान पर था, तब एक अकेली स्थानीय घटना के कारण पूरे देश के आंदोलन को रोक देना एक बहुत बड़ी भूल थी। हिमालयन ब्लंडर कहा गया इसे। लेकिन गांधी जी अपने अहिंसा के सिद्धांत पर अड़िग रहे। और इसके तुरंत बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हाँ, मार्च 1922 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और राजद्रोह के आरोप में 6 साल की सजा सुनाई गई। हालांकि खराब सेहत के कारण फरवरी 1924 में वो रिहा हो गए। आंदोलन रुकने और गांधी जी के जेल जाने के बाद कांग्रेस में आगे की रणनीति को लेकर मतभेद उभर आए होंगे, जाहिर सी बात है। बिल्कुल। कांग्रेस साफ तौर पर 2 खेमों में बंट गई। एक थे अपरिवर्तनवादी या नो चेंजर्स। इनमें राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद जैसे नेता थे। ये गांधी जी के बताए रचनात्मक कार्यक्रम यानी खादी, छुआछूत विरोध, राष्ट्रीय शिक्षा, इसी पर टिके रहना चाहते थे। और विधान परिषदों के बारे में इनका क्या सोचना था? ये परिषदों के चुनावों का बहिष्कार जारी रखना चाहते थे। इनका मानना था कि परिषदों में जाकर कुछ हासिल नहीं होगा। और दूसरा खेमा? वो थे परिवर्तनवादी या प्रो चेंजर्स, जिन्हें स्वराजिस्ट भी कहा गया। इनका नेतृत्व कर रहे थे चित्तरंजन दास, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू। इनका तर्क था कि भाई परिषदों का बहिष्कार करने से कोई फायदा नहीं हो रहा, बल्कि चुनाव लड़कर परिषदों में घुसना चाहिए और वहां जाकर सरकारी नीतियों का विरोध करना चाहिए, कामकाज ठप करना चाहिए, मतलब अंदर से लड़ाई लड़नी चाहिए। तो इन दोनों गुटों में टकराव हुआ होगा, जाहिर है। हाँ, टकराव हुआ। दिसंबर 1922 में कांग्रेस का गया अधिवेशन हुआ। उसके अध्यक्ष खुद सीआर दास थे। वहां परिषदों में प्रवेश के मुद्दे पर जोरदार बहस हुई और वोटिंग हुई। लेकिन नो चेंजर्स का बहुमत रहा और स्वराजिस्टों का प्रस्ताव गिर गया। तो फिर स्वराजिस्टों ने क्या किया? इस हार के बाद सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अध्यक्ष और सचिव पद से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने कांग्रेस के भीतर ही एक अलग दल बनाने का फैसला किया। और उन्होंने बनाई स्वराज पार्टी। सही। 1 जनवरी 1923 को कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन हुआ। सीआर दास इसके अध्यक्ष बने और मोतीलाल नेहरू सचिव। इनका लक्ष्य था चुनाव लड़कर परिषदों में जाना और वहां सरकारी प्रस्तावों का विरोध करना, बजट रोकना और डोमिनियन स्टेटस की मांग उठाना। डोमिनियन स्टेटस यानी पूर्ण स्वतंत्रता नहीं? उस वक्त तक हाँ, डोमिनियन स्टेटस यानी ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर ही आंतरिक स्वशासन। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य बाद में आया। क्या स्वराज पार्टी को चुनावों में सफलता मिली? हाँ, 1923 के चुनाव में उन्हें अच्छी कामयाबी मिली। केंद्रीय विधानसभा की 101 सीटों में से 42 सीटें उन्होंने जीती। मध्य प्रांत में तो उन्हें स्पष्ट बहुमत मिला। बंगाल में वो सबसे बड़ी पार्टी बने। तो उन्होंने परिषदों में जाकर क्या किया? उन्होंने परिषदों में काफी हंगामा किया, कई सरकारी प्रस्तावों को गिराया, बजट पास नहीं होने दिया। 1924 में मोतीलाल नेहरू ने केंद्रीय सभा में भारत का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा की मांग उठाई। ये एक महत्वपूर्ण कदम था। और विठल भाई पटेल अध्यक्ष भी चुने गए थे। हाँ, 1925 में विठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई, का केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर चुना जाना उनकी एक बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन क्या ये एकता और प्रभाव कायम रहा? आपने कहा खिलाफत का नाम भी जुड़ा था पार्टी से। खिलाफत का मुद्दा तो 1924 में तुर्की में कमाल पाशा द्वारा खलीफा का पद समाप्त करने के साथ ही अप्रासंगिक हो गया था और स्वराज पार्टी में भी जल्द ही फूट पड़ने लगी। अच्छा, किस बात पर? कुछ नेता जैसे महाराष्ट्र के एमआर जयकर, एनसी केलकर, वो सरकार के साथ कुछ हद तक सहयोग करने और पद स्वीकार करने के पक्ष में हो गए।
इन्हें रिस्पॉन्सिविस्ट कहा गया, जबकि मोतीलाल नेहरू का गुट असहयोग की नीति पर कायम रहना चाहता था। और फिर जून 1925 में सीआर दास की अचानक मृत्यु हो गई। वो पार्टी के सबसे बड़े नेता थे और सबको जोड़ने वाली एक अहम कड़ी थे। उनकी मृत्यु से पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा और वो धीरे धीरे कमजोर पड़ गई। इस सब पे गांधी जी का क्या रुख था? वो तो शुरू में परिषदों में जाने के खिलाफ थे। शुरू में वो खिलाफ थे, बिल्कुल, लेकिन जब फरवरी 1924 में वो जेल से रिहा हुए तो उन्होंने देखा कि स्वराज कांग्रेस का एक बड़ा और महत्वपूर्ण हिस्सा है और अगर वो अलग होते हैं तो राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर पड़ सकता है। तो उन्होंने बीच का रास्ता निकाला। हाँ, उन्होंने व्यवहारिक रुख अपनाया। उन्होंने एकता को प्राथमिकता दी। सितंबर 1923 में दिल्ली में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन हुआ था, मौलाना आजाद की अध्यक्षता में। उसमें ही एक तरह से इजाजत दे दी गई थी। अच्छा। फिर दिसंबर 1924 में बिलगाम अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने खुद की थी। ये एकमात्र मौका था जब गांधी जी कांग्रेस अध्यक्ष बने। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। उस अधिवेशन में एक समझौता हुआ। स्वराजवादियों को आधिकारिक तौर पर कांग्रेस के ही एक अंग के रूप में चुनाव लड़ने और परिषदों में काम करने की इजाजत मिल गई। इससे कांग्रेस का विभाजन टल गया। तो स्वराज पार्टी का प्रयोग कब तक चला? 1926 के चुनावों में उन्हें पहले जैसी सफलता नहीं मिली। आंतरिक झगड़े बढ़ते गए। धीरे धीरे उनकी परिषदों वाली रणनीति की सीमाएं भी दिखने लगी। वो सरकार को पूरी तरह ठप तो नहीं कर पाए। आखिरकार जब 1929-30 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य अपनाकर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का फैसला किया, तो स्वराजवादियों ने भी परिषदों से इस्तीफा दे दिया और वे मुख्यधारा के आंदोलन में वापस शामिल हो गए। तो इन स्रोतों को देखते हुए ये 10 साल 1915 से 1924 भारतीय राष्ट्रवाद के लिए बहुत ही घटनापूर्ण रहे। गांधी जी के आगमन से लेकर उनके शुरुआती सत्याग्रह, फिर रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग की भयावहता, असहयोग आंदोलन का वो अभूतपूर्व उभार और फिर उसका अचानक रुक जाना और आखिर में स्वराज पार्टी का ये परिषदीय प्रयोग, वाकई एक तूफानी दशक था। बिल्कुल, और यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये सिर्फ घटनाओं का एक क्रम नहीं था। ये मतलब सीखने का, प्रयोग करने का और विकसित होने का दौर था। चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा ने सत्याग्रह की ताकत दिखाई, लेकिन वो स्थानीय थे। रॉलेट सत्याग्रह ने पहली बार पूरे देश को जोड़ने की कोशिश की। असहयोग आंदोलन ने जन लामबंदी का वो पैमाना दिखाया जो पहले कभी नहीं देखा गया था। उसने कांग्रेस को सचमुच एक जन पार्टी बनाया। लेकिन चौरी चौरा ने अहिंसा की सीमाओं और चुनौतियों को भी उजागर किया। पर सवाल भी उठे। तो अगर हम इन सब को जोड़कर देखें तो ये दौर सिर्फ घटनाओं का लेखा जोखा नहीं है, बल्कि ये स्वतंत्रता संग्राम के चरित्र को गढ़ने वाला दौर था। इसने भविष्य के बड़े आंदोलनों की नींव रखी,